हम आपको जो भी यूरोपीय कला में पढ़ा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे अधिक यूरोपीय कला में नहीं पूछा जाएगा। तो आज हम आपको यूरोपीय कला के अंतर्गत रोमन कला, रोमनेस्क कला, बाइजेंटाइन कला, गोथिक कला, बैरोक शैली और सिएन्ना शैली के बारे में बताएंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग रोमन कला के बारे में देखते हैं। रोमन कला में चित्रकला उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी वास्तु एवं मूर्तिकलाएँ महत्वपूर्ण थी। रोमन परंपराओं का प्रभाव प्रधानतः व्यक्ति चित्रों और प्रतिमाओं में मिलता है। सर विलियम आर्पेन ने रोमन कला की समीक्षा करते हुए लिखा है कि भित्ति चित्रांकन इस युग में अपनी परिपक्वता पर था। हरकुलिनियम और पंपोई में पाए गए अवशेषों से पता लगता है कि दीवारों पर भवनों के खंभों के कृत्रिम नकलें चित्रित की जाती थी जो भ्रामक यथार्थवादिता के लिए प्रसिद्ध थीं। इसे आर्ट ऑफ इल्यूशन कहा जाता है। भ्रामक यथार्थवादिता या आर्ट ऑफ इल्यूशन का मतलब यह है कि चित्र को कहीं बना दिया जाए, देखने में तो लगे जैसे यह वृक्ष बना हुआ है, लेकिन उसको स्पर्श किया जाए तो वृक्ष ना लगे, वो बनावटी वृक्ष हो। जैसे देखने में लगे कि यहाँ नदी बह रही है, लेकिन उसको स्पर्श किया जाए तो नदी नहीं दिखाई पड़ेगी। तो इसे आर्ट ऑफ इल्यूशन कहते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट, इस चित्रकला का पहला काल दूसरी शती ईसा पूर्व माना जाता है और दूसरा काल प्रथम शती ईसा पूर्व माना जाता है। दूसरे काल में यथार्थवादी प्रवृत्ति अधिक विकसित हुई। खुली हवा में भूदृश्यांकन और दूरी पर दर्शाई गई छोटी छोटी मानव आकृतियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तीसरे काल में आकृतियों को अधिक महत्ता दी जाती थी। चित्रों में आकृतियों के साथ साथ फूल पत्तियों की साज सज्जा, आलेखन, पशु पक्षी, खर्रे आदि प्रमुख रूप से चित्रित किए जाते थे। इस शैली को अलंकारिक या और इंग्लिश में ऑर्नेट शैली कहते हैं। यही अलंकारिक शैली आगे चलकर थोड़ा विकृत हो गई। इसे उलझी हुई शैली या इंट्रिकेट स्टाइल भी कहते हैं। रोमन नागरिक अतिशय भोग विलास और शान शौकत का जीवन पसंद करते थे, अतः चित्रों में वे खूब पच्चीकारी पसंद करते थे। पच्चीकारी मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को से सजाना। रोमन नागरिकों के खुदाई से प्राप्त भवनों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनकी दीवारों पर इस प्रकार के चित्र अंकित पाए गए हैं। रोमन भित्ति चित्रों को प्रायः 4 वर्गों में रखा जाता है। वे चित्र जो किसी कमरे की संपूर्ण दीवार को घेर लेते थे। इसमें आकृतियों के पीछे पृष्ठभूमि में वृक्षों तथा घरों का दृश्य बनाया जाता था। नंबर 2, छोटे चित्र जिन्हें किसी चौखटे नुमा स्थान के बीच में बनाया जाता था। नंबर 3, पैनलों में बनाए गए चित्र। नंबर 4, अकेली आकृतियों के चित्र जिनके पीछे स्थापत्य की कारीगरी ही पृष्ठभूमि का कार्य करती थी। इनमें चौथे प्रकार के चित्र ही सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रसिद्ध रोमन चित्रकारों में गोरगैसोस, डायमोफिलोस, फेबियस पिक्टर, पिक्यूबियस, मैट्रोडोरस, सेरापियन, सोपोलिस, डायोनोसियस तथा एंटोक्यूअस गोविनियस के नाम प्रमुख हैं। रोमन काल में लकड़ी के तख्तों पर व्यक्ति चित्रण भी किया जाता था। लकड़ी के चौखटों पर कपड़ा चढ़ाकर उसमें मोम के रंगों का व्यक्ति चित्रण किया जाता था। हारिमोन टीचर ऑफ क्लासिस इसी प्रकार का व्यक्ति चित्र है। रोमन व्यक्ति चित्र मूर्ति निरूपण की अपेक्षा कम विकसित था। टेरेंटियस और उसकी पत्नी प्राचीनतम रोमन चित्रों में माना जाता है, जो नेपिल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। इसे एनकास्टिक शैली से मिस्री ममी चित्रों की भांति गढ़ा गया है। एनकास्टिक शैली मतलब होता है जिसमें मोम और तारकोल मिला के बनाया जाता है, जो देखने में थोड़ा गंदी शैली लगती है। लकड़ी के एक गोल तख्ते पर सेप्टिमियस सीयूरस के परिवार का व्यक्ति चित्र भी सुरक्षित है। इस युग के स्वर्ण शीशे के मेडेलियनों पर बनाए गए चित्र विशेष आकर्षण रखते हैं।
और उनकी आधुनिक लघु चित्रों से तुलना की जाती है। रोमन काल में व्यक्ति चित्रों के साथ साथ मृतक चित्रण भी बहुत लोकप्रिय था। अलेक्जेंड्रिया मृतक चित्रण का दूसरी ईस्वी में गढ़ा गया था। इस काल में लकड़ी के तख्तों पर व्यक्ति चित्र बनाने की प्रवृत्ति बहुत अधिक थी। ये चित्र एनकास्टिक शैली में बनाए जाते थे। प्राचीन मिस्र की ममी ढक्कनों पर भी एनकास्टिक विधि से ही चित्रांकन किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि रोमनों ने प्राचीन मिस्र की मृतक चित्रण परंपरा को अपना लिया था। इस काल में अनेक मोजाइक चित्र के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। बैटल ऑफ ईसस रोमन मोजाइक चित्रों का सर्वश्रेष्ठ अवशेष है। सिसिली के निकट एक गांव में चौथी सदी के एक फुटपाथ की खोज की गई है, जो अभी तक प्राप्त होने वाले समस्त मोजाइक चित्रों में सबसे बड़े 70 फीट लंबा है, जिसकी एक विशाल दृश्य अंकित है। मोजाइक चित्रों के प्राचीनतम नमूने पोम्पई और हरकुलेनियम के निजी आवास गृहों के आंगन में बने फव्वारे पर मिले हैं। वहीं पर कुछ पैनल चित्र भी मिले हैं। रोमन पोथी चित्रण से ही यूरोप की पोथी चित्रण परंपरा प्रारंभ हुई। मध्य युग में पोथी चित्रण कला काफ़ी प्रचलित थी। बाइजेंटाइन और गोथिक कला में उसका प्रमुख स्थान रहा है। प्रारंभिक ईसाई कला में हस्तलिखित और चित्रित पोथियों में उत्तम नमूने मिलते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि रोमन पोथी चित्रण कला परस्पर तब से निरंतर विकसित होती चली आई है। अंतर था तो केवल यह कि ईसाई धर्म के प्रसार के साथ साथ पोथी चित्रण कला ईसाई धर्म का एक अभिन्न अंग बन गई थी। मूलतः पोथी अलंकार परंपरा मिस्र की है। जिस प्रकार प्राचीन मिस्र में बुक ऑफ द डेड नामक कुंडली चित्रित की जाती थी, उसी प्रकार रोम में तीसरी और चौथी सदी में कोडेक्स आयताकार पन्नों की गड्डी पुस्तक विकसित की जाती थी। बुक ऑफ द डेड से कोडेक्स में अंतर यह था कि बुक ऑफ द डेड जो थी उसकी कुंडली के रूप में न होकर चौकोर होती थी, जिसे चित्रकार अलंकृत करते थे। द गार्डनर इंस्ट्रक्ट्स हिज सर्वेंट्स संभवतः पहली पोथी थी जिसे आधुनिक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया गया। वह रोम के सुप्रसिद्ध साहित्य वर्जिल की रचना थी, जिसमें उन्होंने वनस्पतिक शास्त्र के विषय में अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत की थी। अगला नेक्स्ट है रोमनेस्क कला। चौथी सदी के आरंभ से लेकर 8वीं सदी के अंत तक रोमन साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर उत्तरी यूरोप की बर्बर टोलियों के आक्रमण से वहां की ग्रीक रोमन संस्कृति व कला में आक्रामकों की संस्कृति व कला का प्रवेश व नई सम्मिश्रण कला का विकास शुरू हुआ, जिसका स्पष्ट रूप से 11वीं व 12वीं सदी के यूरोपीय कला में देखने को मिलता है। यह कला रोमनेस्क कला शैली के नाम से प्रसिद्ध है। रोमनेस्क शैली के गिरजाघरों में काफ़ी तादाद में बनाए गए फ्रेस्को चित्र व अनेक पांडुलिपि चित्र हैं। चित्रों पर ग्रीक, रोमन, आयरिश, पांडुलिपि व बाइजेंटाइन कला शैली के सम्मिश्रण प्रभाव है। अब हम देखते हैं बाइजेंटाइन कला। बाइजेंटाइन कला का थोड़ा सा भाग हम अंत में जोड़ दिए हैं भूल के, उसको हम अंत में पढ़ाएंगे, बता देंगे यही बाइजेंटाइन कला का भाग है। अब बाइजेंटाइन कला हम देखते हैं। पूर्वी कला शैलियों में बाइजेंटाइन कला शैली ईसाई कला की एक प्रसिद्ध एवं प्राचीन कला शैली है। इसका नामकरण बाइजेंटियम नामक नगर के आधार पर हुआ है। सन 330 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने इस नगर को जीत लिया और इसका नाम कुस्तुनतुनिया रख दिया। ईसाई धर्मराज धर्म घोषित कर दिया गया और कुस्तुनतुनिया को प्रचार केंद्र घोषित कर दिया गया।
कुछ विद्वानों का मत है कि संपूर्ण बाइजेंटाइन राज्य की कला बाइजेंटाइन कला, परंतु कुछ लोगों का मत है कि इससे घनिष्ठ रूप से संबंधित नगर ही शैली अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं सियन्ना शैली। 13वीं सदी में इटली के महान चित्रकार जियोतो चित्रकला में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में प्रयत्नशील थे। सियन्ना ने भिन्न कलात्मक दृष्टिकोण के चित्रकारों का एक समूह विशिष्ट शैली में कार्य करता था। यह शैली सियन्ना शैली नाम से प्रसिद्ध हुई। वे करीब 150 वर्ष तक सृजनशील रही। जियोतो के समान इस शैली के चित्रकार बीजेंटाइन कला से प्रभावित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उसके चमकीले रंग, सौंदर्य, प्रतीकात्मक रूपांकन व अलंकारिक के गुणों को अपनाकर अपने सच्ची धर्मनिष्ठा के अनुरूप विकसित किया। इसके प्रेरता थे दूसियो। दोनों तरफ चित्रित उनके विख्यात विशाल वेदिका फलक चित्र तख्त नशीन मरियम के अतिरिक्त उन्होंने अनेक उत्कृष्ट धार्मिक चित्र बनाए। तख्त नशीन मतलब होता सिंहासनारूढ़ होना। अब हम ध्यान देते हैं बैरोक कला के बारे में। बैरोक का अर्थ है भौंडे आकार की मोती, अर्थात कुरूप या भद्य आकार की मोती। सन 1550 से सन 1750 तक यूरोप में प्रचलित इस शैली की कृतियों को बदसूरत मानते थे। यद्यपि यह बाद में बहुत लोकप्रिय हुई। बैरोक कला पूर्ववर्ती पुनरुत्थान शैली से इस दृष्टि से भिन्न है कि अब कलाकारों ने प्राचीन ग्रीक कला का अनुसरण करना छोड़ दिया और पुनरुत्थानकालीन कला आदर्श आकार, रेखात्मक व स्थायी भावदर्शी भाव संयोजन का स्थान यथार्थ सदृश आकार, छाया प्रकाश व गतित्व विकरणी डायगोनल विकर्ण, जो आप आयत में विकर्ण देखते हैं वही विकर्ण संयोजन ने ले लिया। इस समय शास्त्रीय नियमों का बंधन को तोड़कर निरीक्षण व अंतः प्रेरणा से कला सर्जन करने की ओर कलाकार का झुकाव बढ़ता गया। रंग संगत में अधिक चमक दमक आ गई। धार्मिक विषयों के चित्रों के अलावा राज दरबार, सामाजिक जीवन और व्यक्तियों के चित्र पर्याप्त मात्रा में बनने लगे। यूरोपीय कला का यह काल सुवर्ण काल या स्वर्ण काल ग्रैंड साइसिल माना गया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से इटालियन कलाकार कारावाज्यो, फ्रेंच कलाकार पुंसे, लुई लाने, क्लोद लोरे, डच कलाकार रेम्ब्रांट, वर्मेर, फ्रांस हाल्स, फ्लेमिश कलाकार रूबेंस, वान डाइक एवं स्पेनिश कलाकार रिबेरा, वेलास्केस इसी काल की देन है। इस काल में व्यक्ति चित्रण, वस्तु चित्रण और प्राकृतिक चित्रण को कला में महत्वपूर्ण स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। अब हम अगला देखते हैं गोथिक कला। गोथिक का अर्थ ऐसी शैली से है जिसमें मेहराबें नुकीली होती थी। यह मध्य युग की एक बदनाम शैली है। इस शब्द का प्रयोग असंस्कृत शैली को व्यक्त करने के लिए होता है। असंस्कृत मतलब जिसमें कोई नियम, कोई रेगुलेशन ना हो। मध्ययुगीन यूरोपीय संस्कृति में गोथिक कला का महत्वपूर्ण स्थान है। गोथिक कला रोमनेस्क कला के बाद और नवजागरण कालीन कला के पूर्व विकसित हुई। आरंभ में पेरिस एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्र में फैली। तदुपरांत फिर यह इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन आदि देशों में इसका विस्तार हुआ। गोथिक कला का प्रादुर्भाव 12वीं सदी के मध्य फ्रांस में हुआ था। गोथिक कला के प्रादुर्भाव में दो मुख्य कारण थे। प्रथम, उसका विकास हस्तलिखित पूर्वगामी अलंकृत पोथियों के आधार पर हुआ था। उसमें वही बारीकियां दिखाने की चेष्टा की गई हैं जो पोथियों में बने चित्रों में देखने को मिलती है। दूसरे, उसका अस्तित्व गोथिक मूर्ति शिल्प से भी काफ़ी प्रभावित था। बहुत से चित्रों में भवनों के खंभों के साथ लगाई गई लंबी लंबी मूर्तियां
दर्शाई जाती थीं। गोथिक कला में पोथियों के साथ साथ गिरजाघरों में आल्टर, पेशिश, वेदी और लकड़ी के तख्तों पर भी चित्र निरूपित किए जाते थे। दुर्भाग्यवश उनमें से अधिकांश नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं। वर्जिन इन ग्लोरी, नेटिविटी, ईटा आदि इस प्रकार के चित्र हैं जो आज भी सुरक्षित हैं। यह बाइजेंटाइन कला का थोड़ा सा भाग है जो बचा हुआ है। हम पहले बताए थे कि बाइजेंटाइन कला का थोड़ा सा भाग हम अंत में जोड़ दिए हैं गलती के कारण। 800 वर्ष तक बाइजेंटाइन कला ईसाई धर्म प्रचार का प्रमुख साधन रही। ईसाई कला होते हुए भी इसका रूपांकन में पूर्वी एशियाई कलाओं का अनुसरण था एवं बौद्धिक धर्म एवं कलात्मक दृष्टिकोण से ग्रीक कला से भिन्न थी। पुरोहितों के आदेशों के यथातथ्य पालन करते हुए निर्मित बाइजेंटाइन कला रूढ़िबद्ध थी। वह उसमें कलाकारों के व्यक्तित्व का कोई स्थान नहीं था। सम्राट को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने से बाइजेंटाइन कला सम्राट की सेवा को भी समर्पित थी। पूर्वी कलाओं के अनुसार उसमें आकारों की अपेक्षा रंगों के सौंदर्य व यथार्थ की अपेक्षा अलंकारिकता का महत्व था। रावेन्ना व रोम के गिरजाघरों में बाइजेंटाइन कला के उत्कृष्ट चित्र देखने को मिलते हैं। बाइजेंटाइन कला की एक और महत्वपूर्ण देन है विकसित सर्वोत्कृष्ट पच्चीकारी। रवेन्ना की सान विताले के महामंदिर में सम्राट जस्टिनियन व सामग्री थियोडोरा के परिचारकों सहित बने पच्चीकारी चित्र इसके विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है। मोजाइक एवं भित्ति चित्रों के अतिरिक्त पुस्तक अलंकरण, बुक इल्यूसिनेशन कला भी बाइजेंटाइन कला की काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। चित्र हस्तलिखित पोथियों के लिपि के रंगों बिरंगों वर्णों से सजाते थे। विशेषकर स्वर्णिम आभाओं में वाक्य के प्रथम अक्षर की खूब पच्चीकारी करते थे जो प्रायः पृष्ठ भर पर विस्तृत रहता था।